Hello dear student, welcome to Krishna Institute. So now we are going to continue our topic civil disobedience movement. तो अभी हमने जो लास्ट पार्ट किया था उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वाले वीडियो देखो, क्योंकि उसमें क्या किया हमने कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग, शॉर्ट मार्च, ओके वो सब किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेंट। ओके, सो हाउ पार्टिसिपेंट saw दिस मूवमेंट। अब पार्टिसिपेंट कौन कौन थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? यूजुअली whenever any movement in India started by महात्मा गांधी और एनी अदर लीडर, सो हर तरह के लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। बट हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो बात करें द पार्टिसिपेंट, अब उसमें मैं एक बार कैटेगरी डिवाइड कर लेता हूँ। लाइक फर्स्ट, रिच पीजेंट्री। ओके, यानी कि वो किसान जो ठीक ठाक पैसे वाले थे या अच्छे पैसे वाले थे, ठीक है, जिनके पास अधिक ज़मीनें थी, या मैं यहाँ पे कहूँ लैंडलॉर्ड, ठीक है, जो ज़मींदार लोग थे। सेकंड में ले लेता हूँ पुअर पीजेंट्री, यानी कि गरीब किसान, या मैं कहूँ टेनेंट्स ऑल्सो, ठीक है, पट्टेदार जिन्होंने किराए पे ज़मीनें लेके खेती करते थे जो लोग। उसके बाद थर्ड अगर मैं लूँ इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेशन किया। फोर्थ में ले लेता हूँ इंडस्ट्रियल लेबर, ओके, एंड एक हम ले लेते हैं वीमेन, ठीक है, यानी कि जो लैंडलॉर्ड थे या रिच पेजेंट्री थे उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहा, पुअर पेजेंट्री यानी कि जो टेनेंट्स थे उनका कैसा रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट का कैसा रहा, इंडस्ट्रियल लेबर का कैसा रहा, वर्कर्स का, एंड वीमेन का कैसा पार्टिसिपेशन है। देखो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये था कि सभी कैटेगरी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, और ये मुश्किल आई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिच पीजेंट्री की। ओके, अब रिच पीजेंट्री में अगर हम बात करें, स्पेशली देयर वर सम कम्युनिटीज व्हिच प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मेजर्स दैट टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है, बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर व्हेन इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज स्टार्टेड, जब मंदी शुरू हुई एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो कम होने लगे या बिल्कुल गिर गए, 1930 तक तो दाम बिल्कुल गिर गए थे। तो ज़्यादा हिट किनको लगा? ज़्यादा हिट उन्हीं लोगों को लगा जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, उनकी इनकम एकदम से गिर गई, ठीक है। सो स्पेशली लाइक जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार्स इन गुजरात, ओके, तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल हैं। देयर वर सम कम्युनिटीज, सो देयर इनकम वर डिक्लाइन ड्यू टू रिडक्शन इन रेवेन्यू। तो जैसे जैसे उनका इनकम कम हुआ, कैश क्रॉप का वैल्यू डाउन हो गया, उनकी इनकम खत्म हो गई, कम हो गई। सो दैट्स वाई दे बिकम एक्टिव पार्टनर, एक्टिव मेंबर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इवन दे सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद देयर अदर मेंबर्स ऑल्सो। उन्होंने बाकी जो उनके मेंबर्स थे या उनके साथ जो लोग थे उनको भी मूवमेंट के अंदर पार्ट लेने के लिए उन्होंने एनकरेज किया, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते थे, ठीक है। सो दैट्स वाई दे वांट टू, एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स डिडंट गिव एनी रिबेट इन टैक्सेस में कोई उनको रिबेट नहीं मिला। सो दे वांट दैट revenue collection must be decreased and taxes must be decreased, which जो टैक्स है वो कम होना चाहिए, because now they were unable to pay tax। अब वो ज़मीनों पे जो टैक्स देना पड़ता था वो टैक्स देने में असमर्थ थे, नहीं दे सकते थे। तो वो सरकार से चाहते थे कि टैक्स कम पड़े, तो कम हो जाए, बट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डू दैट। गवर्नमेंट ने किसी तरह की कोई छूट देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे जो रिच पीजेंट्री है उसका मेन मोटिव जो था इस मूवमेंट में हिस्सा लेने का वो ये था कि वो मेनली अपने टैक्सेस कम कराना चाहते थे।
उनकी इनकम ख़त्म हो रही थी बट टैक्सेस उनको देने पड़ रहे थे, तो इसीलिए वो जो गवर्नमेंट रिवेन्यू उसमें उसमें कमी लाना चाहते थे। बट व्हेन महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जब महात्मा गांधी ने मूवमेंट 1931 में वापस ले लिया, देन दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस एक्शन। बड़ा उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, दुख हुआ इस बात का, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो वॉयलेंस की वजह से मूवमेंट रोक दिया, बट जो किसान थे उनको ये लगा कि मूवमेंट जो है वो बिना किसी रिजल्ट के ख़त्म हो गया, बिकॉज किसी तरह का उनको कोई टैक्स में रिबेट नहीं मिला, टैक्स में छूट नहीं मिला, उनके जो बहुत सारे तरीके के उनको कर देने पड़ते थे उनमें किसी तरह की छूट नहीं मिली, तो बड़े इस बात से वो निराश हुए। तो इसी वजह से वन अगेन इन 1932 जब अगेन रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नाउ दे रिफ्यूज टू टेक पार्ट, ठीक है। तो अब उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया, या उतना एक्टिव पार्टनर वो नहीं रहे। ओके, तो ये तो बात हुई रिच पीजेंट्री का, लैंडलॉर्ड का। सेकंड हम बात करते हैं पुअर पीजेंट्री या टेनेंट्स। ओके, सो पुअर पीजेंट्री का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इनसे भी ज़्यादा खराब था, ठीक है, क्योंकि चलो इनके पास तो ज़मीन थी, उनको टैक्स देना था गवर्नमेंट को, बट पुअर पीजेंट्री का क्या है, वो खुद खेती करते थे, एंड मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स व टेनेंट्स। ज़्यादातर जो किसान थे उन्होंने पट्टे पे ज़मीन ले रखी थी या किराए पे ज़मीन ले रखी थी, तो उनको ज़मींदार को भी किराया देना पड़ता था, ठीक है, उनको टैक्सेस भी देने पड़ते थे, और इसके अलावा इनकम का उनका जो सोर्स था वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे था, क्योंकि जो वैल्यू है क्रॉप्स का वो कम हो रहा था, ठीक है। सो दैट्स वाई दैट दे वांटेड दैट अनपेड रेंट मस्ट बी रिमिटेड बाय लैंडलॉर्ड। वो चाहते थे कि जो बचा हुआ रेंट है, किराया है, ठीक है, जो पट्टे की रकम है, उसको लैंडलॉर्ड जो है वो छोड़ दें, माफ़ कर दें, क्योंकि उनके पास देने को पैसा था नहीं। सो दैट्स वाई दे वर and most of the socialist and communist they organized some rallies of peasants। जो उस समय कम्युनिस्ट थे या सोशलिस्ट थे, समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनकी जो रैलियाँ की उन्होंने, उसमें किसानों ने बहुत एक्टिवली पार्टनरशिप दिया, क्योंकि कम्युनिस्ट का थ्योरी था कि वो चाहते थे कि जो ज़मीन है वो लैंडलॉर्ड की नहीं बल्कि किसानों की हो जाए। तो इसीलिए जो गरीब किसान थे, जो किराएदार किसान थे, उन्होंने कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट को बड़ा सपोर्ट किया, उनकी रैलीज़ में बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक है। तो बट कहीं ना कहीं क्या था, कांग्रेस जो थी वो पुअर पीजेंट्री के ज़्यादा नो रेंट कैंपेन जो था, जो बेटेक किराया नहीं जो आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस ने उसमें कोई ज़्यादा एक्टिव पार्टनरशिप नहीं दिया, उन्होंने कोई ज़्यादा कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। दे इग्नोर्ड दैट मोमेंट बिकॉज उनको लगता था कि अगर उन्होंने इस यहाँ पे सपोर्ट किया, क्योंकि टेनेंट्स जो थे वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स के, क्योंकि उनको जो किराया देना पड़ता था वो लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था, ठीक है। तो अगर कांग्रेस इनको सपोर्ट करते तो वो एक तरह से लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जाने वाली बात होती, और कांग्रेस जो थी वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जाना नहीं चाहती थी या रिच पेजेंट्री के अगेंस्ट जाना नहीं चाहती थी, ठीक है। सो दैट्स वाई क्या हुआ कि जो पुअर पेजेंट्री थी या टेनेंट्स थे, उनके और कांग्रेस के जो रिलेशनशिप थे वो अनसर्टेन ही रहे, मतलब कोई ज़्यादा खास अच्छे रिलेशनशिप बने नहीं। ना ही कांग्रेस जो थी वो लोअर लेवल के जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके साथ कोई ऐसा अच्छा सिस्टम डेवलप भी नहीं कर पाए। ओके, तो ये तो बात है, ये बात होगी पुअर पीजेंट्री की। थर्ड हम लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, सो गाइस जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स। आप पॉइंट ध्यान रखें जो जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप उनको बेस्ट रहेगा एक बार अगर आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो थर्ड हमने क्या लिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, व्हाट अबाउट इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट का कहानी क्या था, जो औद्योगिक घराने थे उनको किस तरह का उन्होंने पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस में किया। आफ्टर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अभी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि उस टाइम पे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के टाइमिंग में इंग्लैंड से माल आना इंडिया में कम हो गया, क्योंकि इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था और इंग्लैंड की कंपनीज जो थी वो वॉर मटेरियल बनाने में लग गई, युद्ध से जुड़े हुए सामान बनाने में लग गई। तो इंग्लैंड से इंडिया माल आना कम हो गया, तो इसलिए लोकल इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने का मौका मिल गया, बढ़ने का मौका मिल गया, ठीक है। तो
दैट्स वाई देयर वर मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट हु अर्न ह्यूज प्रॉफिट। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने उस दौर में अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, जैसे कि जी.डी. बिरला हैं या पुरुषोत्तम दास हैं, द्वारकानाथ टैगोर थे, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। सो दे फॉर्म्ड सम ऑर्गेनाइजेशन, they gave financial assistance in civil disobedience movement because they wanted that, वो चाहते थे कि import must be discouraged, जो import है वो कम होना चाहिए, because now they wanted that business must be unrestricted, भाई बिजनेस जो होना चाहिए वो उस पर कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी लेवल तक जाके अपना बिजनेस करें, बिकॉज एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स मेड सम रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। तो उनको कहीं ना कहीं बिज़नेस बढ़ाने में प्रॉब्लम रहती थी जो इंडियन बिजनेसमैन थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि इंग्लैंड से माल आना कम होना चाहिए, तभी इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ सकती है, वो ग्रो कर सकती है। एंड सेकेंड थिंग दे वांटेड दैट रुपी एंड स्टर्लिंग प्राइस, रुपी स्टर्लिंग प्राइस मस्ट बी रिवाइज्ड, भाई हमें रुपये स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेट है वो रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, उसको एक लेवल पे फिक्स करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो फॉरेन से आने वाले यानी इम्पोर्ट्स हैं वो भी डिक्रीज होगा, डिस्करेज होगा, ठीक है। सो दे ट्रीटेड स्वराज एज अ टाइम व्हेन इंडियन बिजनेसमैन कैन वर्क प्रॉपरली एंड इंडियन बिजनेस कैन फ्लोरिश। उन्होंने स्वराज को क्या वो टाइम के तौर पे लिया व्हेन इंडियन बिजनेस वुड फ्लोरिश विदाउट एनी रिस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शंस, भाई किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन इंडियन बिजनेस पे नहीं होगी। उन्होंने उस टाइम को क्या माना, स्वराज माना, ठीक है। सो इन दिस पीरियड दे फॉर्म सम ऑर्गेनाइजेशन, ओके। जैसे उन्होंने क्या किया कि 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में उन्होंने बनाई, ठीक है। 1920 में उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। सो क्या हो रहा है, नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट आर गेटिंग क्लोजर, अब वो इकट्ठा हो रहे थे, संगठित हो रहे थे। इसी बीच उन्होंने 1927 में फिक्की ऑर्गेनाइजेशन किया। फिक्की, फिक्की का जो फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। आप दोबारा सुनो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। ये क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन था, ओके। सो दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिकेम एक्टिव पार्टनर्स एंड दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोटेस्टर एंड कांग्रेस मेंबर्स, ओके। And but now they were feared that now in the lower section, or we can say the young section of Congress was influenced by socialism and communism. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको ऐसा भी लग रहा था कि जो कांग्रेस में एक नया जो जवान तबका है वो सोशलिज्म, समाजवाद से प्रेरित है। जैसे भगत सिंह जो थे, हालांकि वो मेंबर नहीं थे बट फिर भी वो समाजवाद लाना चाहते थे सोसाइटी में। तो इंडस्ट्रियलिस्ट उस बात से कहीं ना कहीं आशंकित थे कि अगर समाजवाद आएगा तो बड़े बड़े बिजनेस घरानों को क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। सो दीज वर द एक्टिव पार्टनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके। नाउ इंडस्ट्रियल लेबर और वी कैन से इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। सो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिडंट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन अ वास्ट मैनर। उन्होंने यानी जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, जो काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने एक लंबे चौड़े लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट नहीं लिया, ठीक है। कुछ हिस्से ऐसे थे लाइक इन महाराष्ट्र, इन नागपुर देयर वर सम रीज़न जो कि जहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुए, जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टनरशिप किया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वर्कर वर स्टेज अलूफ, ज़्यादातर जो थे वो दूर ही थे, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या था, देयर वाज अ रूमर और वी कैन से कांग्रेस मेंबर्स वर क्लोजर टू इंडस्ट्रियलिस्ट। जो कांग्रेस मेंबर थे वो कांग्रेस के इंडस्ट्रियलिस्ट के नज़दीक थे एंड कुछ डिमांड्स ऐसे थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर हावी हो जाती है, उनका कहीं ना कहीं उनको उस पर खर्च करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या होता था कि कांग्रेस
वर्कर्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए कि कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उनके अगेंस्ट ना हो जाएं, और इससे क्या होगा एक एंटी जो इम्पीरियल फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। बट टिल देयर वर मैनी इंडस्ट्रियल वर्कर विच वर्कड और गेव देयर प्रीशियस टाइम फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने अपना समय दिया, उसमें हिस्सा भी लिया, ठीक है। एंड स्पेशली इन छोटा नागपुर रीजन देयर वर सम टिन माइन वर्कर्स। छोटा नागपुर रीजन में टिन की जो खदानें थी वहाँ पे मज़दूरों ने गांधीयन टोपी पहन के एक अपना विरोध जताने का तरीका किया। रेलवे वर्कर्स ऑल्सो स्ट्राइक इनटू 1930, ठीक है। 1930 में क्या हुआ, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, ओके। एंड 1932 में डॉकयार्ड वर्कर्स ने, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्कर्स का ही एक पार्टिसिपेशन हमें दिखाता है। रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया 1930 में, डॉकयार्ड वर्कर्स ने भी स्ट्राइक किया 1932 में, ठीक है। तो ये एक पार्टिसिपेशन है, बट उतना वास्ट पार्टिसिपेशन नहीं है जितना हो सकता था। तो रीज़न आपको मैंने बताया है, ठीक है, कि कांग्रेस और इंडस्ट्रियलिस्ट का जो एक गठजोड़ था, वर्कर्स को लगता था कि ये हमारे डिमांड नहीं इतना अच्छे लेवल पे उठा रहे, तो इसीलिए वो कांग्रेस से दूर ही थे। बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनी हुई थी जो मज़दूरों को रिप्रेजेंट करती थी। उसके बाद आते हैं वीमेन, हाउ वुमेन वर एक्टिव members of civil disobedience movement, because I told you in last video that when Mahatma Gandhi was traveling to Dandi, जब महात्मा गांधी जी दांडी के ओर अपनी सॉल्ट मार्च कर रहे थे, तो जहाँ भी वो रुकते थे हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, उनमें बहुत सारी वीमेन भी होती थी, वो उनको सुनती थी, ठीक है। एंड मैनी वीमेन वर्कड एट द टाइम ऑफ प्रोटेस्ट एंड डू पिकेटिंग, दे बायकॉटेड फॉरेन क्लॉथ, उन्होंने विदेशी कपड़ों को बायकॉट किया, पिकेटिंग किया। एंड मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी जेल भी गई, ओके। बट एज यू नो महात्मा गांधी जी गेव अ कॉल टू वुमेन, उन्होंने महात्मा गांधी जी ने महिलाओं को अपने एक्टिव पार्टनरशिप के लिए एक आह्वान किया, बुलाया। सो दे थॉट दैट दिस इज़ आवर सेक्रेट ड्यूटी टू वर्क फॉर आवर नेशन। महिलाओं को भी लगा भाई ये हमारी एक पवित्र ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम भी देश के लिए काम करें, ठीक है। बट कांग्रेस ने उनको कहीं एक अच्छा खासा पोजीशन नहीं दिया, ओहदे पे नहीं दिया किसी तरह की, वो सिर्फ क्या थे कि नाम मात्र की ही उपस्थिति उनकी रखना चाहते थे, ठीक है। बल एक और इसके अलावा वुमेन, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी उनको एक अच्छी वाइफ या अच्छी मदर बनने को ज़्यादा प्रेरित किया, भी वो घर में अच्छे से रहें, चूल्हा चौका संभालें, एक अच्छी मदर बने, अच्छी वाइफ बने, ठीक है। तो यानी कि वो पॉलिटिकल लेवल पे उनको ज़्यादा वैल्यू देने के लिए इतना वर्क कांग्रेस ने भी नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ पार्टिसिपेंट सी द मूवमेंट, किस तरह से जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने मूवमेंट को देखा, किस तरह से। जैसे इन्होंने क्या किया, इनका मेन टारगेट था अपना टैक्स कम कराना, रेवेन्यू कम कराने का। इनका क्या मेन टारगेट था, रेंट कम कराना, लैंडलॉर्ड से जो पट्टे की बाकी रकम है उसको माफ़ कराना, टैक्स कम कराना, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते थे, जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम होनी चाहिए ताकि बिजनेस बढ़े, ठीक है। इंडस्ट्रियल वो लेबर है, वर्कर जो है उनकी अलग डिमांड रहती थी, वो और अच्छी फैसिलिटी चाहते थे क्योंकि उनको बहुत घटिया कंडीशन में काम करना पड़ता था, तो वो और अपने लिए बेटर कंडीशन एंड दे वांट इंक्रीज इन वेजेस, ठीक है। वो ज़्यादा वेजेस के लिए अपनी मांग कर रहे थे। वुमेन है, वुमेन को भी एक बार तो वो अपने एक सेक्रेट ड्यूटी के तौर पे लगी थी, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि बेशक, बिकॉज ज़्यादातर जो वीमेन थी वो या तो सिटीज़ से पढ़ी लिखी महिलाएं थी या फिर अगर विलेजेस में थी तो वो रिच पीजेंट्री से थी, यानी अमीर किसान परिवारों से थी। तो ऐसा नहीं था कि वुमेन अगर पार्ट कर रही हैं तो उनका एक बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया सोसाइटी में, उनका एक बहुत इक्वलिटी उनको मिली, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात हुई पार्टिसिपेंट्स की।
अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिविल डिसोबीडियंस का लास्ट पॉइंट है ये, द लिमिट्स। ओके, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है भाई, देखो इसमें कोशिश हम करें कि कुछ भी छूटे नहीं, बिकॉज एनटीएससी का अगर एग्ज़ाम रहता है तो अपने को कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वी हैव टू रेडी एंड वी मस्ट लर्न एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नॉट इन दिस चैप्टर, हमें सारे चैप्टर ही ऐसे करने हैं। ओके, तो अब आप देखो लिमिट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या लिमिटेशंस रह गई, विच सेक्शन डिडंट टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट, किस सेक्शन ने एक्टिव पार्ट नहीं किया। अभी मैंने पार्टिसिपेंट की 5 कैटेगरी डिवाइड किया भाई, उनमें से किस किस ने पार्ट किया तो किस फॉर्म में किया, कौन डायरेक्टली क्या चाहता था, यानी वो भी सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। अब पहले हम ले लेते हैं दलित्स। ठीक है, सो हुआ क्या, not all part of society were keen to work in civil disobedience movement as the Congress defined their objective। जैसा कांग्रेस ने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया उस तरह से सब नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें एक सेक्शन जो आता है वो थे अनटचेबल्स। अब अनटचेबिलिटी वॉज नॉट ए न्यू फिनोमिना इन इंडियन सोसाइटी, ऐसा नहीं था इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी पहली बार आई थी, ये तो एक बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। एंड कांग्रेस हमेशा ही उस टाइम पे जो दलित थे, शेड्यूल कास्ट के बाद तौर पे उनको बाद में जाना गया, उनसे हमेशा ही हटके रही, बिकॉज उनको लगता था कि अगर वो दलितों को या एससीज को वैल्यू देंगे या अपने कांग्रेस में सीट्स देंगे तो उस टाइम पे जो सनातनी यानी कि एक हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, ये हिंदू रूढ़िवादी विचारों वाले जो लोग थे, अपर कास्ट लोग थे, वो कांग्रेस से नाराज हो जाते। इस तरह का कांग्रेस को डर था। दैट्स वाई दे नेवर गिव वैल्यू टू दलित्स, इवन दे इग्नोर्ड देयर प्रेजेंस इन मूवमेंट्स। हालांकि ऐसा नहीं उन्होंने मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, बट वो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू में नहीं आया। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट इफ untouchability, the sin of untouchability still continue, then we cannot get स्वराज विद इन 100 ईयर। हम 100 साल में भी जाके स्वराज नहीं ले पाएंगे अगर ये अनटचेबिलिटी का पाप ऐसे ही चलता रहा। सो ही वर्कड फॉर, महात्मा गांधी स्टार्ट कैंपेनिंग रिगार्डिंग दलित्स एंड ही कॉल्ड देम हरिजन। तो इनको जो नाम, दलित्स को क्या नाम दिया, हरिजन। हरिजन मीन्स हरि प्लस में जन, ये हरि मीन्स गॉड, जन यानी कि उनसे पैदा, यानी कि उनको क्या कहा भाई ये क्या है, सन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने उनको क्या दिए, कुछ लक़ब दिए। ठीक है, सो उनको ईश्वर की संतान उन्होंने बताया। एंड एज सिम्बॉलिक ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज टॉयलेट बाय हिमसेल्फ एज भंगी। भंगी बोलते थे पहले जो सफाई करते थे, पहले टॉयलेट्स हाथ से साफ़ करनी पड़ती थी, जो आज की तरह नहीं होता था। ठीक है, तो उन्होंने सिंबलाइज करने के लिए, यानी लोगों को प्रेरित करने के लिए खुद सफाई करना शुरू किया अपने टॉयलेट का। उन्होंने अपर कास्ट लोगों को भी अपील किया दैट नाउ यू मस्ट फॉरगेट अबाउट द पास्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी एंड वी मस्ट इंक्लूड दीज पीपल इन आवर सोसाइटी। हमें इनको अपने साथ लाना पड़ेगा। ओके, सो but many Dalits were thinking beyond this scene। अब बहुत सारे ऐसे दलित लीडर थे वो इससे कुछ अलग ही सोच रहे थे। ओके, एंड दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग सम ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉर्म सम ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपने आप को संगठित करना शुरू किया, अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने उन्होंने शुरू कर दिए। एंड दे डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। देखो क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में वो ये चाहते थे कि जो दलित हैं उनका इलेक्टोरल सिस्टम अलग होना चाहिए, कुछ सीटें ऐसी होनी चाहिए जहाँ से सिर्फ दलित से खड़े हो सकें, ताकि बिकॉज उनको लगता था कि अगर हम लोग पावर में नहीं होंगे तो हमारा कभी भी ग्रोथ नहीं होगा।
ओके उनको लगता था कि इफ़ वी वांट टू इमर्ज देन वी हैव टू बी इन पावर, हमें पावर में आना पड़ेगा, इन पॉलिटिकल पावर में अपने को आना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दे फॉर्म सम ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी कड़ी में बी आर अम्बेडकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया 1930 में, ठीक है। इन 1930 ही ऑर्गेनाइज्ड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में उसको बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म किया था, ठीक है। ये 1 मार्क में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ईयर भी और नाम भी, ठीक है। बनाया किसने? बी आर अम्बेडकर, ओके। तो बी आर अम्बेडकर की ऑर्गेनाइजेशन थी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो डिप्रेस्ड वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया बिकॉज उनको लगता था मैं जो दलित थे, दलित वर्ड का मीनिंग ही यही है डिप्रेस्ड, यानी कि जिनको लंबे टाइम से क्या किया गया था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, उनको उतना वैल्यू नहीं मिला। इवन पहले एससीज को जो गांव में कॉमन जो वेल होते थे, कुएं होते थे, तालाब होते हैं, मंदिर वगैरह में जाने की परमिशन नहीं थी, सेपरेट उनको रहना पड़ता था, ओके। सो व्हेन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड महात्मा गांधी वेंट टू द इन लंदन। महात्मा गांधी क्या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए, ठीक है। अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, ठीक है। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक विवाद हो गया बिकॉज बी आर अम्बेडकर क्लैश्ड विद महात्मा गांधी ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। अब क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस्ड क्लास के यानी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का डिमांड किया एंड ब्रिटिशर कंसीडर्ड दैट डिमांड। ब्रिटिशर ने वो डिमांड मान भी लिया क्योंकि वो चाहती ये थी कि बिखराव रहे इंडियन लोगों में, तो उन्होंने वो मान भी लिया। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड अ फास्ट अनटू डेथ। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी मरने तक की, ओके। सो बी आर अम्बेडकर एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ महात्मा गांधी एंड रिजल्टेड विद द पूना पैक्ट। तो क्या हुआ कि फाइनली उनके बीच में सहमति बनी दोनों बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ। तो पूना पैक्ट में डिसाइड क्या हुआ, एज इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बी आर अम्बेडकर प्रपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट सिस्टम मांगा जो ब्रिटिशर्स ने दे भी दिया, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। भाई उनको लगा भाई ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा, यानी टूटेगा और इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक भूख हड़ताल शुरू कर दिया, बट फाइनली 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना में उनके बीच में एक कंप्रोमाइज़ हो गया। तो कंप्रोमाइज़ में ये तय हुआ कि इलेक्टोरेट सिस्टम सेपरेट नहीं होगा, बट जनरल इलेक्शन में ही एससीज के लिए सीट्स रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। इलेक्शन सेम ही रहेगा, इन द जनरल इलेक्शन देयर विल बी सम रिजर्व सीट फॉर एससीज। तो कहीं ना यानी कि दोनों काम हो गए, इलेक्शन सेम होगा और उनको रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उनके बीच में एक सहमति जो थी वो बन गई, ठीक है। अब हम सेकंड लेते हैं। पहला हमने जो डिस्कशन किया वो किसके बारे में था, वो था दलितों के रिगार्डिंग। सेकंड फैक्टर आता है, से फर्स्ट हमने क्या किया, अभी जो हमने बातें की हैं वो किसकी थी, दलित। सेकंड फैक्टर आता है लिमिट्स में मुस्लिम्स, ओके, बिकॉज सम ऑफ द political Muslim political leader were lukewarm in their response to civil disobedience movement। मतलब जो मुस्लिम लीडर्स थे वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए काम करने में उतना इच्छुक नहीं थे, ठीक है। अब रीज़न क्या था, 1920s के बाद कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो गया। सो एज कांग्रेस getting closer to Hindu Mahasabha, that's why Muslim leaders was going
वी कैन से अगेंस्ट कांग्रेस। उनको लगता था कि अभी कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है, मुस्लिम्स के लिए वो अब इतना काम नहीं कर रही, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं उन्हीं के एजेंडाज़ को प्रेफरेंस मिलने का उन्होंने एक ऐसा लगाया कि उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई द रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम बिकेम वर्जनड। स्थिति और ख़राब हो गई, ठीक है। हिंदूज मुस्लिम अपने अपने एरिया में जुलूस निकालते थे, ठीक है, जिसके एक दूसरे के एंटी में, जिससे कि क्या हुआ, दंगे भड़क गए। मैनी पीपल वर किल्ड इन दोज राइट्स। तो बहुत सारे लोग जो थे उन दंगों में मारे गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एवरी इवेंट लाइक दीज राइट्स और एनी अदर ऑलवेज डिपेंड बिटवीन बोथ कम्युनिटी। भाई क्या होता था कि जो डिस्टेंस है वो दोनों कम्युनिटीज़ में बढ़ जाता था जब भी कोई ऐसा इवेंट होता था, चाहे कोई दंगा हुआ या कुछ भी हुआ। और महात्मा गांधी पहले ही एफर्ट कर चुके थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हिंदूज एंड मुस्लिम को क्लोज लाने का। बट व्हेन महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने वापस लिया तो मुस्लिम्स को थोड़ा ऑड लगा, क्योंकि उनको लगता था कि जो टारगेट था वो बिना अचीव हुए मूवमेंट वापस ले लिया। भी इतना जो मेहनत किया एक साल सभी लोगों ने, वो एफर्ट जो था वो वेस्ट हो गया। ओके, सो नाउ अगेन in the 1927 मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अगेन नेगोशिएटिंग। अब दोबारा फिर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बातें चलने लगी। कब? इन 1927, ठीक है। सो इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फॉर्म। ऐसा लगता था कि दोबारा से कहीं ना कहीं बात बन जाएगी, एकता बन जाएगी। बट मेन इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन। मेन जो झगड़ा था, मेन जो बात थी वो थी रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। सो बट नाउ 1920s के जो दौर में मीटिंग्स चल रही थी, अभी मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, सो he said that he declared that Muslims will leave the demand of electoral separate electoral system। भाई क्या है कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मुस्लिम जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की जो डिमांड है वो छोड़ देंगे इफ़ मुस्लिम वर अश्योर्ड रिगार्डिंग देयर रिप्रेजेंटेशन। भाई अगर मुस्लिम्स को उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली मिल जाता है, ठीक है, जो सीट्स हैं या तो उनमें रिजर्वेशन करें, ठीक है, तो या फिर जो उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन हो, स्पेशली इन बंगाल एंड पंजाब, क्योंकि पंजाब और बंगाल ये दो ऐसे एरिया थे, स्टेट थे उस टाइम पे जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी थी। तो ऐसे में क्या होगा कि मुस्लिम फिर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का डिमांड छोड़ देंगे। बट व्हेन ऑल पार्टी मीटिंग वॉज गोइंग ऑन, एक सभी पार्टियां उस मीटिंग में थी और वो मीटिंग चल रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, 1928 में वो मीटिंग हुआ। इन 1928 व्हेन ऑल पार्टी मीटिंग वॉज रनिंग, देन अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा M.R. जयाकर, एक पर्सन थे M.R. जयाकर हिंदू महासभा से, ही अपोज्ड कांग्रेस लीडर एंड अदर लीडर। उन्होंने उनका विरोध किया जो कंप्रोमाइज़ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चल रहा था, या जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए वर्क चल रहा था। सो ही स्ट्रांगली अपोज्ड दोज एफर्ट्स। तो उन्होंने क्या किया, उन एफर्ट्स को स्ट्रांगली अपोज किया, विरोध किया। तो वहाँ के जो सारा खेल था वो सारा का सारा बिखर गया। तो उसके बाद जो कहानी थी वो हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में और ज़्यादा खराबी होती गई। So when the civil disobedience movement started, there was an atmosphere of suspicion। एक शक का माहौल था। Like Muslim leaders were thinking that if after independence, when a Hindu majority nation will become, then the identity of minority will be lost। उनको लगता था कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ इसी फॉर्म में, तो जो हिंदूज़ हैं, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी है, वे
अपने लिहाज से ही कानून बनाएंगे जिससे कि जो माइनॉरिटी है स्पेशली मुस्लिम्स, तो उनका जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाएगा। सो यही कुछ ऐसे जो ख्याल थे, उन्होंने जो मामला जो था वो बनने ही नहीं दिया। तो इसी वजह से, और ये जो सारी बातें कब हुई हैं, 1928 के बाद ही जो एफर्ट्स थे हिंदू मुस्लिम्स के वो और ज़्यादा बिगड़ गए, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इंडियंस के बीच में जो एक स्कैटरिंग थी, बिखराव था, वो भी एक फैक्टर बना सिविल डिसोबीडियंस के फेलियर का। ओके, सो ये जो सारी बातें हैं और इनके प्रॉपर एक एक जो पॉइंट है, जैसे दलित्स के रिगार्डिंग भी आप, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे B.R. अम्बेडकर के एफर्ट्स हैं, पूना पैक्ट की कंडीशंस हैं, ठीक है। पूना पैक्ट का अपने को बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है 3 मार्क्स में। उससे पहले हाउ पार्टिसिपेंट वर्क, तो वहाँ पे मैंने आपको 5 पार्टिसिपेंट मेंबर्स आपको बताए जो कि अलग अलग मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पार्ट 1 में मैंने आपको किया, अभी ये पार्ट 2 में किया। तो ये पूरा जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें और इस बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन लिमिटेड हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, इन कंट्री साइड, एक गाँव में किस प्रकार चला, शहरों में किस प्रकार चला, और वापस लेने के रीज़न 3 या 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बट इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग, सॉल्ट मार्च एंड पार्टिसिपेशन में स्पेशली पीजेंट्स का अलग क्वेश्चन बनता है, एंड आपसे इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो ये एक अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड लिमिट्स आ सकते हैं आपके, एक्सप्लेन द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें आप दलित एंड मुस्लिम्स के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनको आप डिस्कस कर सकते हो। ओके गाइज, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू गाइज।